अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी पार्ट टू इसलिए क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर मैं बना चुकी हूँ अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी पर, जिसमें हमने ये देखा कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी होती क्या है, इसके प्रोपाउंडर कौन है, मीनिंग क्या है। इस एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की व्याख्या के बारे में हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश की केंद्रमुखी तथा अपसारी श्रृंखला। आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पड़ाव की ओर, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक ऊपरी पूंजी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना, अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करना, यही तो है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। लेकिन किससे अनबैलेंस क्रिएट करना? सामाजिक ऊपरी पूंजी से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना। अब यहाँ सामाजिक ऊपरी पूंजी से क्या अभिप्राय है? सामाजिक ऊपरी पूंजी से अभिप्राय है उन आधारभूत सेवाओं से है, वो सभी बेसिक सर्विसेज जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक, यहाँ ये टर्शरी लिखा हुआ है, इसका मतलब है टर्शरी, तृतीय क्रियाएं काम नहीं कर सकती। वो सभी बेसिक सर्विसेज जिनके बिना प्राइमरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर आ जाएगा जिसमें, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिसमें इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, टेरिटरी एक्टिविटीज़ जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, वो सब काम नहीं कर सकती। आधारभूत सेवाओं से मतलब क्या है? आधारभूत सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बिजली, यातायात इत्यादि शामिल हैं। हमारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं? एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें बेसिक सर्विसेज में हैं। इसके बिना ना ही तो हम प्राइमरी सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, ना ही सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, ना ही टेरिटरी सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? सामाजिक ऊपरी पूंजी में इंक्लूड होंगी। सामाजिक ऊपरी पूंजी, इसको हम SOC नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे SOC। एस का मतलब सोशल, सामाजिक, ओ का मतलब ओवरहेड, ऊपरी, और सी का मतलब कैपिटल, SOC। शॉर्ट में क्या कहेंगे? SOC, सामाजिक ऊपरी पूंजी को। इन सेवाओं की उत्पत्ति तथा विकास सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक कल्याण तथा सीधी उत्पादक क्रियाओं को प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता है। ये जो सेवाओं की उत्पत्ति है और विकास किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करती है? सपोज़ उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती कर दी। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करने से क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रो करना शुरू करेंगे। जब निवेश बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है तो इससे बिजली की पूर्ति सस्ती होगी, जिससे नए उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। आज अगर हम देखें कि रोड फैसिलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करेंगे? नए उद्योग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उनको वो सुगमता मिलेगी जिससे नई इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है तथा वाणिज्य का दायरा विस्तृत होगा, इससे कमर्शलाइजेशन होगा। SOC में निवेश से जब आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, SOC मतलब सामाजिक ऊपरी पूंजी, SOC में जब निवेश होगा तो इससे क्या होगा? हमें बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। अगर हमारे पास एजुकेशन है, हेल्थ बहुत अच्छी है, तो सोच का दायरा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, तो बेसिक फैसिलिटी हमें मिलेगी। और तब सीधी उत्पादक क्रियाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, यदि हमारे देश में के लोग एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ बहुत अच्छा है, बेसिक सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको एक कूल एटमॉस्फेयर मिलता है, जिससे वो प्रेरित होते हैं कि यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यदि SOC में निवेश करेंगे, सोशल ओवरहेड कैपिटल में हम निवेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इकोनॉमी को बूम मिलेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यहाँ दो तरह की एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे। एक तो हमने बात कर ली सामाजिक ऊपरी पूंजी, और दूसरी होगी डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊँगी। निवेश का यह क्रम दबाव मुक्त निवेश कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? दबाव मुक्त, क्योंकि कोई भी प्रेशर आया ही नहीं। जैसे हमने निवेश किया किस में?
ट्रांसपोर्ट में, हमने कम्युनिकेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ऑटोमेटिकली डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ। तो निवेश का ये क्रम क्या कहलाएगा? दबाव मुक्त निवेश कहलाता है और इसी एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे? एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास। एसओसी में निवेश यदि हम करेंगे तो उसके लिए आधारभूत सेवाओं का विस्तार आवश्यक है, जिससे डीपीए में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। तो हर्षमैन ये मानते थे कि कुछ एसओसी निवेश डीपीए निवेश के लिए आवश्यक है। हर्षमैन ये कहते थे कि अगर डीपीए में निवेश करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? एसओसी में निवेश आवश्यक है। तो ये सबसे पहली बात हमने जानी आज कि सामाजिक ऊपरी पूंजी क्या है। वो सभी बेसिक फैसिलिटीज़ जिनके बिना प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एक्टिविटीज़ संभव नहीं होती। और वो बेसिक सर्विसेज कौन सी हैं? हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है। और यदि हम एसओसी में निवेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीपीए में निवेश होगा। निवेश का एक क्रम दबाव मुक्त निवेश कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सीधी उत्पादक क्रियाओं से अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना। असंतुलित क्यों यूज़ कर रहे हैं हम बार बार? क्योंकि हम अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे अनबैलेंसेस क्रिएट करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। पहले हमने बात की अगर सिर्फ हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। डीपी ऑटोमेटिकली अग्रसर होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब है डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, सीधी उत्पादक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करने का एक और तरीका है यदि डीपीए में निवेश किया जाए। डीपीए में निवेश किया जाए, इस संबंध में ये संभावना खोजनी पड़ेगी कि क्या डीपीए में निवेश एसओसी निवेश को प्रोत्साहित करेगा या नहीं। हमने पहले ये देख लिया कि एसओसी में अगर निवेश करते हैं तो डीपीए में निवेश होगा। अब हम देखेंगे कि अगर डीपीए में निवेश करेंगे तो क्या एसओसी में निवेश होगा या नहीं होगा। जब सीधी उत्पादक क्रियाओं में पहले निवेश होगा तो संभव है कि नए उद्योगों को एसओसी की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब सपोज़ एक प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो एक उद्योग स्थापित करे, उद्योग कोई भी, किसी भी चीज़ का उद्योग है, लोहा, सीमेंट, किसी भी चीज़ का उद्योग स्थापित करे। उद्योग स्थापित करने के लिए बाद उसे ये पता चलेगा कि एसओसी की कमी है। अगर एसओसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या सामना करना पड़ेगा? एक कमी का सामना करना पड़ेगा। एसओसी की कमी कारण उत्पादन लागत बढ़ती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी कीमत वृद्धि बढ़ेगी। कीमत वृद्धि डीपीए में निवेश के लिए अनिश्चित व प्रतिकूल वातावरण पैदा करती है। डीपीए में अगर निवेश होगा तो एक अनिश्चित और प्रतिकूल वातावरण पैदा होगा, क्योंकि क्या हो गई? प्राइस इंक्रीज हो गई तथा विकास प्रक्रिया में बाधा डालती है। अनिश्चित वातावरण को दूर करने तथा एसओसी में निवेश हेतु राजनीतिक दबाव की आवश्यकता होती है। अब इस अनिश्चित वातावरण को कैसे दूर किया जा सकता है? पॉलिटिकल प्रेशर आता है। आप देखिए कि यदि डीपीए मतलब डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से उसे एसओसी की कमी का सामना करना पड़ेगा। उसके पास अच्छी रोड्स नहीं है, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट के इंक्रीज़ होने से प्राइजेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पर? गवर्नमेंट पर, कि आप ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इसको इम्प्रूव करिए, ये लेकर आइए, एसओसी में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर गवर्नमेंट का मूड है, उन्होंने मान ली ये बात, तो ठीक है। अगर नहीं है तो निवेश का जो ये क्रम है ये क्या कहलाएगा? दबावपूर्ण निवेश बन जाएगा। निवेश का क्रम क्या बन जाएगा? दबावपूर्ण निवेश बन जाएगा। अतः इसे एसओसी की कमी द्वारा विकास भी कहते हैं। तो हमने दो तरह की एक्टिविटीज़ अभी पढ़ी, सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़। दोनों के द्वारा हम अर्थव्यवस्था में कैसे संतुलन पैदा कर सकते हैं। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर हम डीपीए में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रेशर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पाथ टू डेवलपमेंट, विकास का पथ कैसे निर्धारित किया जाए।
हर्षमैन ने निवेश संख्या का विश्लेषण क्रमबद्ध ढंग से किया है। जो हर्षमैन है उन्होंने निवेश, यहाँ संख्या नहीं आएगा, यहाँ आएगा श्रृंखला, श्रृंखला, निवेश श्रृंखला का विश्लेषण क्रमबद्ध ढंग से किया है। यह बताने का प्रयास किया है कि विकास की कौन सी निवेश श्रृंखला अपनानी चाहिए। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कौन सी निवेश श्रृंखला जो है वो बेटर हो। अगली स्लाइड में हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर क्या है, एसओसी है, एक्स एक्सिस पर एसओसी, वाई एक्सिस पर डीपीए। एसओसी का मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल और वाई एक्सिस पर डीपीए, डीपीए का मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और हम ये देख रहे हैं कि 45 डिग्री लाइन जो है वो बीच में से जा रही है। 45 डिग्री लाइन शोज आइडियल बैलेंस ग्रोथ ऑफ डीपीए एंड एसओसी। 45 डिग्री रेखा क्या बताती है कि एसओसी और डीपीए में क्या है, बैलेंस है, संतुलन बना हुआ है। ए बी बी सी सी ये आइसोक्वांट कर्व है। आइसोक्वांट मतलब समोत्पाद वक्र हैं जो कि डीपी और एसओसी के विभिन्न स्तरों को बताते हैं, जिससे एक समान हमें क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है। हायर कर्व हायर जीएनपी, जैसे जैसे ये समोत्पाद वक्र की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे उतना ही उत्पादन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। डी जी के ऑप्टिमल पॉइंट, डी जी एंड के कौन से पॉइंट्स हैं, ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, अनुकूलतम बिंदु हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का बैलेंस बना हुआ है, दोनों एक्टिविटीज़ का, डीपीए और एसओसी। दोबारा देखिए, एसओसी को एक्स एक्सिस पर और डीपीए को वाई एक्सिस पर दर्शाया गया है। 45 डिग्री लाइन क्या शो कर रही है, ये 45 डिग्री लाइन कि डीपीए और एसओसी में बैलेंस बना हुआ है। ए बी बी सी सी ये क्या, कौन से कर्व है, आइसोक्वांट कर्व है जो डीपीए और एसओसी के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं, जिससे एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक समोत्पाद वक्र से दूसरे समोत्पाद वक्र की ओर बढ़ते हैं तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। डी जी के क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हर्षमैन ने दो तरह के अजम्पशंस ली हैं। एसओसी डीपीए कैन नॉट इंक्रीज एट द सेम टाइम। हर्षमैन ये मानते हैं कि दोनों को एक समान टाइम में हम इंक्रीज नहीं कर सकते, या तो हमें एसओसी को बढ़ाना होगा या फिर डीपीए को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट शुड बी मैक्सिमाइज सच दैट इट मैक्सिमाइज इंड्यूस डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज कर सकता है जब ये इंड्यूस डिसीजन मेकिंग को मैक्सिमाइज करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसओसी को बढ़ाएंगे। दो एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, एक एसओसी और एक डीपीए। हम अब एसओसी को बढ़ाकर देखते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। एसओसी को बढ़ाया, एसओसी को बढ़ाने का पाथ ये रहा ना एसओसी, तो DEGHK। एसओसी को बढ़ाने में पाथ कौन सा अप्लाई करेंगे, DEGH एंड K। जब एसओसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, डी से ई तक इंक्रीज़ होगा एसओसी में इन्वेस्टमेंट करने से। अगर डी से ई तक इंक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डीपीए इंक्रीज़ हो जाएगा। हमने पढ़ा कि एसओसी में इंक्रीज़ होने से डीपीए ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, तो डीपीए डी से एफ तक बढ़ जाएगा। अब जो पॉइंट है अनुकूलतम बिंदु जी पर आ जाएंगे। किस पॉइंट पर आ जाएंगे, जी पर आ जाएंगे। जो जी बिंदु है वो ऊंचे समोत्पाद वक्र BB डैश पर स्थित है। जी पॉइंट कहाँ है, ऊंचे समोत्पाद वक्र BB डैश पर। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर क्या है, बढ़ गया, ऊंचा हो गया। पुनः जब एसओसी में निवेश करेंगे, यानी जी से बढ़कर कहाँ जाएंगे, एच तक जाएंगे। एसओसी में निवेश करने से डी भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जो कि संतुलन का बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, के पर प्राप्त होगा। यह ऊंचे समोत्पाद वक्र CC डैश पर स्थित है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर और ऊंचा होगा। विकास का पथ एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास कहलाएगा। और ये जो विकास का पथ है DEGHK, ये क्या कहलाएगा, एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास। अब जो प्लानर्स हैं, इसको इस डायग्राम को और अच्छे से देखेंगे। प्लानर्स जो हैं वो ये माने कि हम एसओसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम डीपीए वाला वे चुनेंगे। डीपीए वाला वे कैसा होगा, विकास का पथ, एक मिनट, डीपीए वाला वे कौन सा होगा, DFG
जे के, डी एफ जी जे के। जब निवेश में वृद्धि डी से एफ तक होगी, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे डी से एफ तक, तो एसओसी में वृद्धि डी से ई तक होगी और संतुलन का बिंदु जी पर होगा, जो कि अर्थव्यवस्था के ऊंचे समोत्पाद वक्र पर स्थित है। उत्पादन का उच्च स्तर निम्न निजी उद्यमकर्ताओं को डीपीए में और अधिक निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा। अब देखो, अगर उत्पादन बढ़ गया, डी से जी हो गया, तो निजी उद्यमकर्ता क्या सोचेंगे, हम और इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जी से कहाँ जाएंगे, जे पर जाएंगे। जी से जे पर जाने पर एसओसी जी से एच तक बढ़ेगा और नया बिंदु ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा, जो कि ऊंचे समोत्पाद वक्र पर स्थित है। ये जो पथ होगा, इस पथ को कहेंगे एसओसी की कमी द्वारा विकास। अब हर्षमैन ने क्या किया, इन दोनों क्रमों की तुलना की और उन्होंने कहा कि जो विकास का पहला पथ है, यानी एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास है, वो दूसरे की तुलना में अधिक समतल है, स्मूथ है और कंटिन्यू है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वे है। यदि एसओसी में इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली डीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो विकास का दूसरा पथ है वो एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है, वो स्वचालित नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। हर्षमैन ने कहा कि एसओसी की कमी द्वारा जो विकास है वो अव्यवस्थित है और बाध्यकर है। हर्षमैन किसको फॉलो करते हैं, किसको फेवर करते हैं, वो एसओसी की अधिक क्षमता द्वारा विकास, यानी यदि हम एसओसी में इन्वेस्टमेंट करें और डीपीए में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कौन, हर्षमैन। तो ये था विकास का पथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे संपर्क प्रभाव। अब विकास के दो रास्तों का अध्ययन करने के पश्चात हमने दो वे का अध्ययन किया, एक एसओसी द्वारा असंतुलित क्रिएट करना होता है और एक डीपीए द्वारा असंतुलन क्रिएट करना होता है। अब बात करेंगे कि कौन सा पथ अधिक प्रभावशाली है। इसका उत्तर देने के लिए हर्षमैन ने क्या कहा, संपर्क प्रभाव का जिक्र किया है। संपर्क प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्रगामी संपर्क प्रभाव और दूसरा है अधोगामी संपर्क प्रभाव। ये जो अधोगामी और अग्रगामी संपर्क प्रभाव है, कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, नेट की एग्जाम्स में भी पूछा आता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, इंग्लिश में कहते हैं इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। अग्रगामी को कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेज, ये जो अग्रगामी है इसे कहेंगे फॉरवर्ड लिंकेज, और अधोगामी को कहेंगे बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का जो रिलेशन है वो किस तरह की ग्रोथ से है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का जो रिलेशन है वो अनबैलेंस ग्रोथ से है। अब देखेंगे हम कि अग्रगामी संपर्क से क्या मतलब होता है। अग्रगामी संपर्क से अभिप्राय उस निवेश से है जो उत्पादन की आगामी चरणों में निवेश को प्रोत्साहित करता है, जो उत्पादन की आगामी चरणों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। जैसे यदि हम लोहा और इस्पात परियोजना में निवेश करें, अगर हम निवेश करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, तो ऑटोमेटिकली जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसमें निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लोहा या स्टील अपने पदार्थों के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं। जो मोटर गाड़ी उद्योग है वो लोहा और स्टील को किस तरह से यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल। अगर लोहा और स्टील अच्छा है तो मोटर गाड़ी उद्योग अपने आप विकसित हो जाएगा। जैसे हमारा गंगानगर है, यहाँ पर अगर शुगर, गन्ने का उत्पादन अच्छा है, गन्ना बहुत मिलता है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली शुगर मिल कमीनपुरा के आसपास लगी हुई है। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड लिंकेज का एग्जांपल हो गया कि जो चीज़ है उसकी वजह से और इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी। और एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज का अर्थ है उत्पादन की पिछले चरणों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के तौर पर लोहा तथा स्टील उद्योग में निवेश। यदि लोहे और स्टील उद्योग में हम निवेश करेंगे तो कोयला और चिकना तेल उद्योग, तो कोयला तथा चिकना तेल उद्योग में निवेश को प्रेरित करता है। ये पदार्थ स्टील के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में आते हैं। जो कोयला और कच्चा तेल उद्योग है वो किसके रूप में यूज़ में आते हैं, स्टील के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में आते हैं। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब हुआ कि हम लोहा और स्टील उद्योग में अगर निवेश करेंगे तो वो बैकवर्ड यूज़ में आएगा। लोहा और स्टील खुद क्या होगा, एक कच्चे माल के रूप में यूज़ होगा,
निवेश कोयला तथा चिकनी तेल उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये पदार्थ स्टील के निर्माण में किस में यूज़ में आते हैं, कच्चे माल के तौर पर यूज़ में आते हैं। फॉरवर्ड मतलब एक इंडस्ट्री स्थापित की, उसकी वजह से उसके से रिलेटेड और इंडस्ट्री स्थापित हुई। बैकवर्ड मतलब उस इंडस्ट्री की वजह से जो कच्चे माल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्थापित हो गई, बैकवर्ड हो गया। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि असंतुलित वृद्धि के लाभ क्या है। बचतों की उत्पत्ति होती है, आत्मनिर्भरता आती है, आर्थिक अधिशेष की उत्पत्ति होती है, निपुणता निर्माण, अल्पकालीन रणनीति, उद्योग विकास के लिए उचित साधनों का श्रेष्ठतर उपयोग होता है, एसओसी का विस्तार होता है। फिर हमने बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ में अंतर क्या है। ये सब आज का जो ये लेक्चर है ये यहीं पर कंप्लीट होता है, जब हमने ये देखा कि फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या हैं, और सामाजिक ऊपरी पूंजी क्या है, डीपीए क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। बाकी का जो लेक्चर होगा जिसमें संतुलित वृद्धि के लाभ, असंतुलित वृद्धि के लाभ, संतुलित और असंतुलित वृद्धि में अंतर क्या है, ये हम देखेंगे। धन्यवाद।